हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। इस सेशन में हम लोग आपके साथ ईवे बिल का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आज हम आपको ईवे बिल के बारे में बताएंगे कि ईवे बिल क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है और इसे किस लिए यूज किया जाता है। आज हमारा थ्योरी सेशन रहेगा और आज हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ सारे थ्योरी कंप्लीट कर लें और अपने नेक्स्ट क्लास से आपके साथ प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। इसको हम दो पार्टों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक आपका एकेडमिक मोड के अंदर और दूसरा आपके प्रोफेशनल्स के लेवल के लिए। तो आज हम आपको पूरी थ्योरी कराएंगे एज पर द जीएसटी लॉ और साथ साथ हम इसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम आपके साथ ई वे बिल को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपके साथ यहाँ पर एक पीपीटी ओपन कर रखी है जिसका नाम है ई वे बिल। मैंने जैसे ही आप इस पीपीटी पे क्लिक कर यहाँ लिखा है ई वे बिल और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ व्हीकल से बने हुए जो आपको ये इंडिकेट करेंगे कि बेसिकली ये एक रास्ते के लिए बनाया गया है वे बिल। लेकिन अभी हम बात करते हैं, जैसे अब आता है ई वे बिल। क्या है ई वे बिल? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, अगर आप फुल फॉर्म की बात करें तो आप शायद सभी को पता होगा, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये कंप्यूटर से बनता है और वे मतलब रास्ते का बिल है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस ई वे बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या पहले क्यों नहीं पड़ी और अब जीएसटी के अंदर ई वे बिल की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, पहले भी ई वे बिल की जरूरत थी और पहले भी बनते थे ई वे बिल, बट वो नाम अलग था कि रोड परमिट के नाम से चलता था। जैसे आप यूपी में जाएंगे तो आपको यूपी में रोड परमिट फॉर्म 38 निकालना पड़ता था। लेकिन वहां पर एक कुछ कुछ स्टेटों में था, सभी स्टेटों में नहीं था। अब पता है रातों में कई ट्रक निकल रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इसमें किस बंदे का माल जा रहा है। साथ साथ टैक्स की चोरियां बढ़ती जा रही है। लोग लाखों का माल बेचते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पर ठेंगा दिखाते हैं और गवर्नमेंट को कुछ भी टैक्स करने मिलती। गवर्नमेंट ने कहा हमने पुराने लॉ में जितनी गलतियां करनी थी कर दी, लेकिन अब जो जीएसटी लॉ आ रहा है हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम मूवमेंट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि अगर कोई मूवमेंट हो तो वो भी हमें पता होना चाहिए, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो गुड्स ना हो, तब भी हमें मूवमेंट पता करनी है। इस पर्पस के लिए ई वे बिल लाया गया है। मतलब अगर तुम एक एक्स प्लेस से माल किसी वाई प्लेस पर भेज रहे हो और साथ साथ आप उसमें ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हो, किसी व्हीकल का यूज कर रहे हो, तो उस केस में आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कहा हम वहां माफी नहीं देंगे आपको। ऐसे अगर हम माफी देने लगे तो हर कोई बंदा आएगा माफी ले जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा अब हम सेंट्रलाइज अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब अब सभी के लिए हमने बोल दिया, अब चाहे दिल्ली में हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर तुमने एक्स प्लेस से माल वाई प्लेस पर भेजा है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। वरना तो तुम 10 लाख का माल भेज दो, 20 लाख का माल भेज दो, क्या पता चल रहा है गवर्नमेंट को। और तुम 1 लाख पर गवर्नमेंट को खाली 18,000 दे रहे हो, जबकि तुम महीने में 50 लाख का माल भेज रहे हो। तो इसलिए ये मेन पर्पस था गवर्नमेंट का कि अगर मैं मिस्टर एक्स से माल मिस्टर वाई पे बेच रहा हूँ या फिर एक्स प्लेस से माल वाई प्लेस पर जा रहा हूँ और उस समय मैं उसकी मूवमेंट भी पता करना चाह रहा हूँ कि माल कितने बजे निकला है, कितने लाख का गया है और कहाँ कहाँ रुका है, ताकि मैं क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकूं। ई वे बिल आने से अब लोगों के मन में थोड़ा सा डर बन गया। साथ साथ जो चोरी के या टैक्स इवेजन के चांसेस थे वो कम हो गए और गवर्नमेंट को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला सामने वाले के बारे में पता करने के लिए। पहले क्या होता था, ई वे बिल बनाते थे हम 10 लाख का, जब तुम्हारे पास आते तुम दिखाते थे 1 लाख का ई वे बिल। तो उस केस में अब गवर्नमेंट के पास एक पोर्टल है जहां तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन है कि तुमने कब ई वे बिल बनाया, कब कैंसिल करा। इस तरह के लिए ई वे बिल का यूज किया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि ई वे बिल क्या है तो आप कहेंगे सर ई वे बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, जिसका मेन पर्पस गुड्स की मूवमेंट के लिए किया जाता है। जब माल एक्स प्लेस से वाई प्लेस पर जाए और माल मोटर के थ्रू जाता है तब उस केस में हमें ई वे बिल बनाना पड़ता है। क्लियर है? अब देखिए ये माल इसके पास जा रहा है, मान लो माल का अमाउंट कुछ भी, मैं अभी माल का अमाउंट आपको नहीं बता रहा,
मान लो लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस बनी और बिल 10 लाख रुपए का मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई के पास जा रहा है और कोई ट्रांसपोर्ट लेके जा रही है। आपके पास से भी रातों को गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं किसका माल है, कितने लाख का माल है इसके अंदर। इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमें ऐसा पता चले, तभी वो ई वे बिल लाए। पहले चलता था कबूतर बिल। होता क्या था, माल यहां से यहां गया, इसके पास पहुंच गया माल, इसने पूछा हाँ भाई माल आ गया, उसने कहा हाँ जी भैया माल आ गया। ये अपने आप से बिल फाड़ देता था, ये भी अपने पास से बिल फाड़ देता था। कुछ गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था, क्योंकि वो कबूतर बिल भेजते थे। जब एक्स से वाई प्लेस पे भेजा तो कबूतर उड़ जाता था। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई बहुत नुकसान हो गया, अब नहीं करना। इसलिए गवर्नमेंट ने इस ई वे बिल का कॉन्सेप्ट को ला कर रखा और कहा कि अगर तुम एक्स हो और तुम वाई पर माल बेचते हो, अगर तुम अदर स्टेट में बेचोगे तो वहां 50,000 रुपए की लिमिट लगा दी, और सेम स्टेट में वहां 1 लाख रुपए की स्टेट लिमिट लगा दी। मतलब अगर मैं दिल्ली का व्यापारी हूं और दिल्ली माल बेचूंगा तो 1 लाख से ज्यादा है, तब मुझे ई वे बिल बनाना है। और अगर माल की वैल्यू 1 लाख से कम है दिल्ली में तो ई वे बिल नहीं बनाना। दूसरा, अगर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं दिल्ली हूँ आप लोग यूपी से हो, तो अगर मेरे माल की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा की है तो मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अब ई वे बिल पहले बनता था मैन्युअली तरीके से। क्लियर है? मतलब एक हर स्टेट की एक साइट होती थी, वहां से जाकर आप बना सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जैसे लिखा ना, ई वे बिल पहले मैन्युअली बनता था। ई वे बिल अगर उत्तर प्रदेश की बात करो तो वहां पर फॉर्म 38, जिसे हम रोड परमिट के नाम से जानते थे। ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने इस बंदे मिस्टर एक्स से माल मिस्टर वाई को भेजा। उसने कहा सर माल भेज दो, यूपी में मेरी चलती है, आप दिक्कत मत लो, यहाँ माल बेचो आप खुल के, हमें दिक्कत नहीं, कोई गाड़ी पकड़ेगा, हमारे जानकार हैं, वो गाड़ी छुड़ा लेंगे, आप उसकी टेंशन ना लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर जीएसटी आ चुका है, अब पुराने वाले लोग की बात नहीं। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, भेज दो। जैसी माल दिल्ली से यूपी निकला और बीच में गाड़ी पकड़ ली गई और चेकिंग हुई, उस समय कहा गया लाओ आपका बिल का है, कहाँ है आपका ई बिल। उसने कहा सर ई बिल बनाया ही नहीं है, मिस्टर वाई कह रहा था कि हमारे जानकार हैं हम कर लेंगे। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये 10 लाख का माल तो जब्त होगा होगा, ऊपर से आपको 5 लाख रुपए की टैक्स की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये जितनी शेखी दिखा रहा था, जितनी अपनी इंटेलिजेंट दिखाया, सब बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इस तरह का लॉ बना दिया कि आपको कोई भी जानने वाला हो, किस तरीके से भी आप काम करो, अगर गाड़ी पकड़ी गई तो आपको उस अमाउंट पर 125% पैसा पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अब इस बंदे को हो सकता है टैक्स भी पे करना पड़े, पेनल्टी भी पे करना पड़े, इंटरेस्ट भी पे करना पड़े और लेट फीस भी पे करना पड़े। इसलिए अब लोग डर रहे हैं कि अगर मैं एक्स से माल वाई प्लेस पर भेज रहा हूं, अगर मैं ई वे बिल नहीं बनाऊंगा तो उस केस में मुझे जो माल बेचा वो तो जब्त होगा होगा, उसके ऊपर से मुझे और पेनल्टी इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। क्लियर है? आ जाए। अब अगर ई वे बिल की बात करो तो ई वे बिल का सेक्शन पहले 68 था, अब लेकिन ये खाली रूल है इसका 138। आपको अगर ई वे बिल पढ़ना है तो आपको रूल 138 पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? अब आती है ई वे बिल क्या था। एक बंदा था मीडिया के, उसने फॉरेन और इंडिया में कंपेयर करा कि यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी क्यों देर होती है और अदर कंट्री में गुड्स की जो डिलीवरी वो फास्ट क्यों हो जाती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अदर कंट्री और इंडिया में क्या रीजन है कि जो गुड्स की डिलीवरी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में क्यों देर होती है, तो आप कहोगे सर इंडिया की सड़कें अच्छी नहीं है और अदर कंट्री की सड़कें अच्छी है। मैं कहता हूं कुछ आप ऐसे हाईवे पे चले जाओ जो भी नए बने वो फॉरेन से भी ज्यादा अच्छे। आप कहोगे सर ड्राइवर, वहां के ड्राइवर पढ़े लिखे होते हैं और सही से गाड़ी चलाते हैं। नहीं, यहाँ के ड्राइवर तो बस पूछो मत, दिन हो या रात हो वो गाड़ी चलाते रहेंगे। तो क्या कमी है कि क्या रीजन है कि जिसके कारण कि वहां पर अदर कंट्री में गुड्स की डिलीवरी जल्दी हो जाती है और इंडिया में गुड्स की डिलीवरी लेट होती है। सबसे बड़ा दिक्कत है टोल। ये जो बीच में आते हैं ना, स्टेट के बीच में टोल,
जहां पर गुड्स की चेकिंग होती है वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी लगी रहती हैं। एक ट्रक को चेक करने में या एक ट्रक का नंबर आने में हो सकता है कई बार 4-4 घंटे 5-5 घंटे लग जाते हैं। लोग इसको लेकर बड़े परेशान हैं कि कैसे करें ये सोल्यूशन। गवर्नमेंट भी ये बात जानती है कि ये एक बड़ा फैक्टर है जिसमें जो माल की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। अब ई वे बिल आने से ये फायदा हो गया कि अब जब मैं ई वे बिल की साइट पर जाऊंगा, ई वे बिल बनाऊंगा, तो गवर्नमेंट को ये पता है कि आज इतने ट्रक आएंगे। जो ट्रक आएगा उसके पास एक ई वे बिल होगा। हम ई वे बिल को देखेंगे, उसके बिल को देखेंगे, उसमें गुड्स को एक आध को चेक करेंगे और गुड्स को भेज देंगे। अब ई वे बिल आने से जो गुड्स की मूवमेंट है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, डिलीवरी तेज हो जाएगी, क्योंकि जो टोल पर वेट लगता था या टाइम लगता था अब वो टाइम खत्म होता जाएगा, क्योंकि सामने वाले को पता है कि इस माल में कौन कौन सी चीजें आ रही है, क्योंकि सब ऑनलाइन है। अब ई वे बिल भी ऑनलाइन बनता है, चेकिंग भी ऑनलाइन हो जाती है, आप कौन सा गुड्स बेच रहे हैं, कितने अमाउंट का, सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है। तो आपको खड़े होकर अपना बिल नहीं चेक करवाना, सामने वाला ऑनलाइन चेक कर लेगा सारी चीजें। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे आपको ई वे बिल में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। व्हाट इज अ ई-वे बिल? अ ई-वे बिल इज अ रिसिप्ट और अ डॉक्यूमेंट इशू बाय अ कैरी। जब आप इशू करते हो, कोई गुड्स कैरी करते हो, गिविंग डिटेल एंड द इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू द शिपमेंट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स एंड द डिटेल इंक्लूड नेम ऑफ कंसाइनर। ई-वे बिल के अंदर नेम ऑफ कंसाइनर होता है, कंसाइनमेंट होता है, कंसाइनी होता है, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, कहाँ जाना होता है वो होता है, ऑफ द कंसाइनमेंट इज इट्स डेस्टिनेशन एंड रूट्स। इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल इज a compliance mechanism wherein by way of a digital interface the person, ठीक है, causing the movement of goods uploads the relevant information prior to the commencement of movement of goods and generate e-way bill on the GST portal. In other words, e-way bill is an electronic document generated on the GST portal evidencing movement of goods. मैंने वही बात आपको बताई है कि ई वे बिल से ये बेनिफिट हमें मिल जाएगा कि हमारे गुड्स की मूवमेंट जो हो रही है वो किसके बंदे से हो रही है, उस बंदे का नाम क्या है, किस रूट से गाड़ी जाएगी, साथ साथ अब जो भी इंफॉर्मेशन है सारी ऑनलाइन है। तो इससे ई वे बिल का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। इससे ई वे बिल को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, या गवर्नमेंट को एक बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है ई वे बिल आने से। क्लियर है? आगे चलते, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ई वे बिल। अब गवर्नमेंट लेकर तो आ गई है, अब इसका बेनिफिट क्या? एक तो बेनिफिट है कि आपको जो टाइम लगता था गुड्स की मूवमेंट में वो कम हो जाएगा, हमारी डिलीवरी फास्ट होगी। जब डिलीवरी फास्ट होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स की कलेक्शन भी ज्यादा हो रही है। तो यही लिखा है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ई वे बिल, फॉलोइंग बेनिफिट आर एक्सेप्ट फ्रॉम ई वे बिल मैकेनिज्म। फिजिकल इंटरफेस, अब सब कुछ क्या है, फिजिकल इंटरफेस to prove way of digital interface resulting in elimination of state boundaries. It will facilitate faster movement of goods। मैंने पहले ही बोला कि अब आपकी जो गुड्स की मूवमेंट है वो फास्टर हो जाएगी। Its facilities faster movement of goods. It will improve the टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक, जो टाइम का ट्रक लगता था आपको उसमें हेल्प मिलेगी। द लॉजिस्टिक, जो आपकी ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती हैं, इंडस्ट्री, बाय इंक्रीजिंग द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल रिड्यूसिंग द ट्रेवल टाइम एज वेल एज कॉस्ट। जब उनका टाइम से माल पहुंचेगा उनके ट्रक की कॉस्ट कम आएगी, जब ट्रक की कॉस्ट कम आएगी तो इंडिया में पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा। तो इसलिए ये रीजन है जिसके कारण ई वे बिल का बहुत बड़ा फैक्टर बना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते। अगर आपको ई वे बिल की साइट पर जाना है तो आपको www.ewaybillgst.gb.in पर जाना है। सर हम जीएसटी की साइट पर नहीं बना सकते, ई वे बिल नहीं बना सकते। आप एक पर अपनी रिटर्न भरते हो और एक ही साइट पे ई वे बिल बनाओगे, क्या साइट हैवी नहीं हो जाएगी? क्या साइज नहीं बढ़ जाएगा उसका? क्या वो साइट स्लो नहीं चलेगी? तो यही रीजन है कि लोग अब, या गवर्नमेंट ने एक साइट नहीं रखी, दो साइटें बना दी। पहली साइट आपकी gst.gb.in जहां अपनी रिटर्न भरोगे,
और दूसरी वो साइट बना दी गवर्नमेंट ने जहां से आप ई वे बिल बनाओगे। ऐसा नहीं मैं दिल्ली हूं तो मैं बना सकता हूँ, आप यूपी के हो तो भी बना सकते हो, आप महाराष्ट्र के हो तो बना सकते हो, आप वेस्ट बंगाल के हो तो बना सकते हो, आप जम्मू एंड कश्मीर के हो आप बना सकते हो, आप कहीं से भी हो, सबके लिए एक साइट है। और पता है ई वे बिल बनाने के लिए 4 फॉर्म होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पहला ही यूज होता है फॉर्म जीएसटी EW01। EW का मतलब ई वे बिल 01, ऐसे ई वे बिल 02, ई वे बिल 03। अब ई वे बिल बनाने के तरीके कितने हैं? अगर आप ई वे बिल बनाना चाहते हैं तो उसके 3 वे होते हैं। पहला होता है आपका ऑनलाइन जाके बना लो इस साइट पर, दूसरा आप एसएमएस के थ्रू बना लो, और तीसरा मोबाइल ऐप आती है इसकी, आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी ई वे बिल बना सकते हो। तो ये 3 वे हैं जिसके थ्रू आप ई वे बिल बना सकते हैं। पहला आप ऑनलाइन बना लो, दूसरा एसएमएस, और तीसरा मोबाइल ऐप। क्लियर है? ये 3 वे हम आपके साथ तीनों प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे ताकि हम आपको बता सके कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। जब भी आप जीएसटी ई वे बिल 01 बनाएंगे तो उसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं ई वे बिल के? 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आती है, जैसे जीएसटी ऑफ रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, इनवॉइस और चालान नंबर, इनवॉइस डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, एचएसएन कोड, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर। अगर आप बात करो पहले टॉपिक की या पार्ट 1 में, तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि मैं जो बेच रहा हूं उसका नाम, प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ डिलीवरी होगी, उसका इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, एचएसएन कोड क्या है, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, और साथ ट्रांसपोर्ट ई वे बिल नंबर क्या है या ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर क्या है। ये आपको पार्ट ए करके बना लेना है। जब आप ये इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपका पार्ट ए बन जाएगा। उसके बाद आपको बनाना है पार्ट बी। ई वे बिल तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक तुम उसमें पार्ट बी फिलअप नहीं कर दो। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस गाड़ी में माल जाएगा? मान लो एक ट्रांसपोर्ट है सर, उसके पास 50 व्हीकल है, अब उसके पास कैसे पता रात को कितना माल जाएगा? तो गवर्नमेंट ने कहा परेशान मत हो, आप पार्ट ए बना दो, ट्रांसपोर्टर को बिल दे दो, ट्रांसपोर्टर को बिल दे दो, जब रात को वो गुड्स की मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा तभी वो अपना व्हीकल नंबर फिलअप कर देगा। अगर आपके पास व्हीकल नंबर है तो आप उस समय बना दो देकर ए पार्ट बी। अगर तुम्हारे पास व्हीकल नंबर नहीं है तो तुम ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर डाल दो और उसका व्हीकल नंबर वो अपने आप अपडेट कर देगा। क्लियर? तो इस बात को याद रखना कि तब तक मेरा ई वे बिल वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक मैं उसका पार्ट बी फिलअप ना कर दूं। क्लियर? दूसरा, अगर आपके पास ई वे बिल पार्ट बी है तो उसे उसी वक्त भर दो जब पार्ट ए बना रहे हो, नहीं तो आप पार्ट ए बनाकर दे दो ट्रांसपोर्टर को, वो रात को जब गाड़ी डिस्पैच होगी वो खुद ही पार्ट बी को फिलअप कर देगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते। मान लो ये एक कंपनी का बिल है जिसका नाम है एसएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ये जिसको माल बेच रहा है उसका नाम है सास बहू कलेक्शन पंजाब। यहाँ पर जीएसटी नंबर भी गिवन है, यहाँ इनवॉइस नंबर है, डेट है, ट्रांसपोर्ट नेम है, स्टेशन है, व्हीकल है, साथ साथ गुड्स कितने का माल जा रहा है वो गिवन है, टैक्स कितना लग रहा है वो गिवन है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। लेकिन जब भी आप ई वे बिल बनाओगे तो आपको अंडर सेक्शन 15 वैल्यूएशन ऑफ रूल को याद रखना है कि बिल बनाते वक्त जितने भी खर्चे होंगे वो सब लगाऊंगा, अगर कोई डिस्काउंट होगा तो माइनस करूंगा और उसके बाद टैक्स लगाऊंगा। मतलब ई वे बिल बनाते वक्त हमें वैल्यूएशन चैप्टर का ध्यान में रखना है। अगर आप वैल्यूएशन नहीं ध्यान में रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है उस समय। तो आप इस बात को याद रखना कि अगर आप किसी का ई वे बिल बना रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको पार्ट बी भी फिलअप करना है और बिल बनाते वक्त वैल्यूएशन रूल को भी ध्यान में रखना है। क्लियर? आगे चलें, आ जाएं। अब पार्ट बी जिसमें आपको व्हीकल नंबर डालना है। मान लो ये गाड़ी एक पहाड़गंज से निकल ली जिस ट्रांसपोर्ट का नाम है एबीसी ट्रांसपोर्ट। सर लेकिन ये गाड़ी
पहाड़गंज से निकली लेकिन इसकी मेन ब्रांच गाजियाबाद में था। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप अभी जब जिस गाड़ी में माल जा रहा है उस गाड़ी में उसका ई वे बिल नंबर डाल दो, व्हीकल नंबर डाल दो, ट्रांसपोर्ट बाद में उसे चेंज कर लेगा। सर ऐसे कैसे? उसका बिल्कुल होता है। आपकी मान लो डिस्पैच चेन्नई जाना है, दिल्ली से माल गाजियाबाद गया, गाजियाबाद से महाराष्ट्र गया और महाराष्ट्र से चेन्नई गया, तो 4 ट्रक चेंज हो गए, ई वे बिल तो नंबर 1 है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपकी गुड्स की मूवमेंट में एक से ज्यादा व्हीकल यूज हो रहे हैं तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस केस में मल्टी व्हीकल यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखना, अगर आप एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हैं और अगर आपके व्हीकल नंबर चेंज होते हैं बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टी व्हीकल यूज कर सकते हो। तो बस पार्ट बी को फिलअप करा, पहाड़गंज से निकला, फिर गाजियाबाद से निकला और फिर आगे पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं, कोई दिक्कत? अब एक कंडीशन बनती है, सपोज दैट आपका माल दिल्ली से निकला लेकिन दिल्ली से जाते ही माल पंजाब जैसी पहुंचा माल खराब हो गया, मतलब हमारा टेम्पो, हमारा ट्रक जो भी था वो खराब हो गया। अब उस केस में हुआ क्या, हमें एक और ट्रक बुलाया, उसका माल पिक करा और फिर आगे बेचा। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपका बीच में ट्रक खराब हो जाता है तो भी आपको ई वे बिल की साइट पर जाकर उसे अपडेट करना है। क्या करना है? उसे उस साइट पर जाकर अपडेट करना है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, सपोज डेट माल दिल्ली से यूपी गया, दिल्ली से पंजाब गया, माल उस बंदे के पास पहुंचने वाला ही था लेकिन 2 किलोमीटर पहले ही वो ट्रांस या ट्रक खराब हो गया या टेम्पू खराब हो गया। मतलब कि 2 किलोमीटर पहले ही हमारा वो टेम्पू खराब हो गया, तो क्या मैं सर दोबारा ई वे बिल? नहीं, गवर्नमेंट ने कहा तब नहीं। अगर तुम किसी दिल्ली से माल उसकी डेस्टिनेशन तक बेच रहे हो और माल वहां पहुंचने वाला ही है लेकिन 2 या 10 किलोमीटर से पहले पहले खराब हो जाता है, तब तुम्हें उसे अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो अपना कोई टेम्पो देकर भी मंगाता है तब भी तुम्हें आवश्यकता नहीं। क्लियर है? तो इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर है? अब सर कई बार हमें ई वे बिल का ना ये भी तो करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि उस गाड़ी में कितना माल जा रहा है। तो लेकिन सर जब हम गाड़ी का वेट करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लो सर इसमें सीमेंट भर के जा रही है, लाखों मतलब बहुत ज्यादा जा रही है, 500 किलो या 1000 किलो सीमेंट जा रही है, मिट्टी जा रही है या बालू मिट्टी जा रही है। अब मैं इसको कैसे वेट करूं? तो गवर्नमेंट ने कहा आपको पता नहीं, ट्रक आता है, एक वो आता है मशीन, जिसमें आप अगर उस खाली मशीन का वेट करो, मतलब इस खाली ट्रक का वेट करो, उसके बाद ड्राइवर बैठाए रखना। ऐसा ना हो कि ड्राइवर उठा दो और फिर बाद में मिट्टी भरो तो ड्राइवर उठाओ, नहीं, दो ड्राइवर को उस समय बैठाओ जब ट्रक खाली था और ड्राइवर को तब भी बैठाओ जब उसमें सामान भर जाए, और उसके बाद देखो कितना वेट है और वही वेट पार्ट बी में फिलअप कर दो। क्लियर है? तो हमें ईवी बनाते वक्त लिखना पड़ता है कि हमारा कितना वेट है। तो हम कैसे वेट कैलकुलेट करें? तो गवर्नमेंट ने कहा एक तरीका है, पहले आप उस खाली ट्रक का वेट कर लो, फिर उस भरे हुए ट्रक का वेट कर लो, और जो भरा हुआ आएगा वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, भरे में से खाली को माइनस कर दो, जो निकलेगा वो आपका वेट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से वेट भी पता कर सकते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं अपने लो पर और बेसिक बातें अब डिस्कस करेंगे आपके साथ। When e-way bill required to be generated under rule 138, हमें कब ई-वे बिल की आवश्यकता पड़ती है? Whenever there is a movement of goods of consignment value exceed 50,000, जब भी गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा की होगी तो आपको माल बनाना, ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। मेरे गुड्स की वैल्यू टैक्स लगने के बाद नहीं, मेरा जो बिल बने अगर उस बिल की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा की तब मुझे ई वे बिल बनाना, अदरवाइज नहीं। सर मान लो अगर मेरा बिल 49,999 रुपए का, तब तो हो ही नहीं ना। आप इतने पे क्यों जाते हो? तो आप बना देना, ऐसे मत पूछो करो सर 1 रुपया कम हो जाए या आधा पैसा कम हो जाए तो बनाना है, वो गलत है। आपका अगर 49 48 हो तो आप बना दो, एक अच्छी बात है। अगर आप हैबिट डालेंगे तो क्या बुरा है, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी
और जब आपको आदत हो जाएगी तो जहां आपको 10 मिनट लगते हैं स्टार्टिंग में, हो सकता है वहां 5 मिनट 2 मिनट लगे। तो याद रखना, अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा की है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। इन रिलेशन टू सप्लाई, सप्लाई इन द सेंस सेल भी हो सकता है, सप्लाई इन द सेंस परचेज भी हो सकता है। दूसरा, फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, अगर सप्लाई नहीं है, सेल परचेज नहीं है, उसके बावजूद भी तुम्हें ई वे बिल बनाना पड़ेगा। सर कैसे? अगर मैं अपना माल जॉब वर्कर पर भेज रहा हूं, मैं एक प्रिंसिपल हूं, मैं अपना माल आगे किसी को जॉब वर्क पर्पस के लिए भेज रहा हूं, किस लिए भेज रहा हूं? जॉब वर्क पर्पस के लिए भेज रहा हूं, तो उस केस में मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अगर मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, किसी अनरजिस्टर्ड को माल बेच रहा हूं, तब भी मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अमाउंट की वैल्यू कितनी भी हो, मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो याद रख लेना, हर जगह ऐसा नहीं है कि आपको 50 पर ई वे बिल बनाना है। कुछ ऐसी भी कंडीशन है, जैसे कि अगर माल की वैल्यू 50,000 रुपए तक है तो आपको बनाना ही है, लेकिन अगर आप जॉब वर्क का माल बेच रहे हो और जब आप जॉब वर्क पर माल भेजोगे तो आप टैक्स इनवॉइस तो नहीं बनाते, डिलीवरी चालान बनाते हैं या बिल ऑफ सप्लाई बनाते हैं। तो उस केस में आपको ई वे बिल बनाना है, लेकिन टाइप में आप क्या ले लोगे? डिलीवरी चालान। क्या ले लोगे टाइप में? डिलीवरी चालान। क्लियर है? और अगर तुम रजिस्टर्ड किसी अनरजिस्टर्ड को माल बेच रहे हो तो भी आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। आ जाए, द रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉज सच मूवमेंट ऑफ गुड्स shall furnish the information relating to the said goods as specified in part A from GST। याद रखना, अगर वो किसी को भी माल बेचे तो उसके पार्ट ए में उसकी इंफॉर्मेशन भर दे, ठीक है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट। जब भी गुड्स की मूवमेंट उससे पहले भर दे। ऐसा ना हो गुड्स की मूवमेंट हो गई, बीच में गाड़ी पकड़ी गई तो आपने फोन करके कहा कि सर ई वे बिल बना दो, गाड़ी पकड़ी गई। ऐसे नहीं चलेगा, आपको उसी वक्त बनाना पड़ेगा जब गुड्स की मूवमेंट हो। ऐसा ना हो गाड़ी पकड़ी जाए तब तुम बनाने बैठो, गवर्नमेंट ने कहा ये गलत है। क्लियर? आ जाए, अटेंशन प्लीज, लिखा इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट that information is to be furnished prior to the commencement of movement of goods and is to issue whether the movement is relation to a supply or for reason other than supply। बस एक बात याद रखना, जब भी गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, चाहे वो सप्लाई के केस में हो या फिर अदर देन सप्लाई, तो आपको ई वे बिल बनाना है, आपको बहानाबाजी नहीं करनी पड़ेगी। चलें, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ। मान लो मुझे दिल्ली से आगरा माल बेचना है, सॉरी, गाजियाबाद से माल आगरा भेजना है। गाजियाबाद यूपी में पड़ता है और आगरा भी यूपी में पड़ता है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सर, क्योंकि जब गाजियाबाद से माल आगरा जाएगा तो वो दिल्ली होता हुआ जाएगा। ऐसा कोई रूट नहीं है कि आप गाजियाबाद से माल डायरेक्ट आगरा ले जाओ बिना दिल्ली आए। तो इस केस में क्या मैं ई वे बिल बनाऊं या ना बनाऊं? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर तुम विद इन स्टेट माल बेचते हो और माल की जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर से कम है तो आपको ई वे बिल नहीं बनाना। लेकिन ये एक स्पेशल केस बन गया। क्या स्पेशल केस बना सर? क्योंकि स्पेशल केस इसलिए बन गया क्योंकि दिल्ली गाजियाबाद से माल आगरा जा रहा है, आगरा भी यूपी में है और गाजियाबाद भी यूपी में है, दोनों विद इन स्टेट है। मान लो इनकी डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम होती, लेकिन ये दिल्ली होते हुए जा रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपका कोई ऐसा केस बनता है कि आप गुड्स की मूवमेंट विद इन स्टेट तो कर रहे हो लेकिन वो किसी स्टेट को बिलोंग करते हुए आता है, तो उस केस में आपको कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई भी कंडीशन की माफी नहीं है, आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। क्लियर है? इस बात को याद रखना। अब क्वेश्चन आता है कि ई वे बिल कौन बनाएगा? ई वे बिल कौन बनाएगा? सेलर, ट्रांसपोर्टर या परचेज? ठीक है, कौन बनाएगा? हु कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स की मूवमेंट करे वो बनाए। साथ साथ डिपेंड करता है कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। मैं आपको माल बेच रहा हूं तो मैं ई वे बिल बना सकता हूँ। आप माल खरीद रहे हो, मैंने कहा मेरे पास नेट नहीं चल रहा, आप बना दो, तो कहोगे सर मैं बना देता हूँ।
ना मैं बना रहा ना आप बना रहे, तो ट्रांसपोर्टर बना सकता है, उसको हमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने कहा ई वे बिल कोई भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूं, आप भी बना सकते हो, ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है। क्लियर है? आगे आ जाए। If supplier is registered and undertakes to transport the goods, movement of goods is caused by the supplier. चलिए एक बार इसे दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड अंडरटेक्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, मूवमेंट of goods is caused by the supplier if recipient arrange transport। मतलब अगर सप्लायर है वो ट्रांसपोर्टर को अरेंज करता है तो वो ई वे बिल बनाए, लेकिन अगर रिसिपिएंट ट्रांसपोर्ट को अरेंज करता है तो फिर कौन बनाए? रिसिपिएंट बनाए। मूवमेंट इज caused by him, goods are supplied by any unregistered supplier to a registered non recipient, movement shall be caused by the such recipient। क्लियर है? आगे चलते हैं, आ जाए। अब आता है रूल 138 क्लोज 2। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे वो कंसाइनर हो या फिर कंसाइनी हो, अगर वो अपना माल किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑन या हायर करके या पब्लिक या किसी रेल या किसी वेसल से लेकर जाता है तो उसे ई वे बिल बनाना पड़ेगा। आइए मैं आपको इसको पढ़ाता हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो। अगर आप इसके रूल नंबर 2 पर जाएंगे तो यहां लिखा है वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्ट बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एज अ कंसाइनर और द recipient supply as the consignee, whether in his own conveyance or hire one or a public conveyance by road, the said person shall generate the e-way bill in form GST EW01 electronically on the common portal after furnishing information in part B of form GST EW01। क्लियर है? इसके बाद सेकंड टॉपिक, यहां तो बात हो गई आपकी गाड़ी हो, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी हो, पब्लिक हो, यहां बात हो गई आपकी रेल एयर वेसल के थ्रू अगर माल बेचते हो तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो याद रखना, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है या आप कंसाइनर या कंसाइनी है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑन हायर पब्लिक रेलवे एयर वेसल के थ्रू माल बेचते हैं तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। क्लियर है? आगे आ जाएं। इतना हो जाने के बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वैलिडिटी फॉर ई वे बिल। ई वे बिल की वैलिडिटी क्या होगी? कोई समय सीमा भी तो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज ई वे बिल बनाए 10 साल तक चल रहा है, गलत है। आज ई वे बिल बनाए 6 महीने तक चल रहा है, 4 महीने, तो गलत है। गवर्नमेंट ने सिंपल कहा कि अगर आपकी माल की किलोमीटर 100 किलोमीटर तक है तो उसकी वैलिडिटी 1 दिन की। अगर आपकी 100 किलोमीटर और बढ़ेगी तो वैलिडिटी 100, अगर 100 किलोमीटर और बढ़ता है तो उसकी वैलिडिटी 2 दिन की हो जाएगी। मतलब हर पर 100 किलोमीटर पर आपको 1 दिन की वैलिडिटी मिलती है। सपोज आपकी डिस्टेंस 2200 है, 2200 किलोमीटर, तो 22 दिन की वैलिडिटी होगी। ऐसा हुआ कि आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन गुड्स बीच में खराब हो गया या ऐसी कोई आपदा आ गई जिसके कारण माल की डिलीवरी नहीं हो रही, तो आप उसकी वैलिडिटी को बढ़ा सकते हो। लेकिन वैलिडिटी हर किलोमीटर पे, हर 100 किलोमीटर पर 1 दिन की मिलती है। हर 100 किलोमीटर पर 1 दिन की मिलती है, और अगर आप बाद में चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो 24 घंटे बाद बढ़ती है, पार्ट बी जनरेट होने के बाद। इस बात को गार्ड बांध के रख लेना। क्लियर? लेकिन यहाँ लिखा है कि अगर आपका हैवी व्हीकल है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, आपने देखा होगा 16 टायर का बहुत स्लो चलता है कंपैरिजन आपका 8 टायर का ट्रक, बहुत स्लो स्लो चलते हैं, तो गवर्नमेंट ने वहां पर डिस्टेंस 20 किलोमीटर रखी। उस केस में आपकी जो डिस्टेंस होगी 20 किलोमीटर होगी पर डे की। क्लियर? और जैसे 20 डे बढ़ता जाएगा आपकी 1 दिन की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? याद रखोगे वैलिडिटी। क्लियर सर? ऐसा भी तो हो सकता है मैंने आज ई वे बिल बनाया, ई वे बिल बन गया, सब कुछ ओके हो गया सर, लेकिन मुझे 2 घंटे बाद पता चला मेरे बिल में कमी है, या मैंने गुड्स की इंफॉर्मेशन गलत डाल दी, या बिल का अमाउंट गलत हो गया, या सामने वाले का जीएसटी नंबर गलत डल गया, या ट्रांसपोर्ट का जीएसटी नंबर गलत डल गया, तब
तो उस केस में आप उस ईवी बिल को कैंसिल कर सकते हैं विद इन 24 आवर। मतलब मैं अगर अभी ईवी बिल बना रहा हूं तो उसको 24 घंटों के अंदर में कैंसिल कर सकता हूं, और अगर मैं 24 घंटों के अंदर कैंसिल नहीं करूंगा तो उस बिल को वैलिड मान लिया जाएगा, और फिर आप उसके बाद उस बिल में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर मैं किसी भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा हूं और अगर ई वे बिल बनाता हूं तो मुझे उसे 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल कर लेना है, और अगर मैं 24 घंटे के अंदर कैंसिल नहीं करता तो वो ऑटोमेटिक मेरा एक्सेप्ट मान लिया जाएगा और बाद में मेरे को फिर दिक्कत हो सकती है। इसके बाद अगर मैं रूल 138 क्लोज 12 की बात करूं तो यहाँ एक बात लिखी, क्या लिखी? where the person to whom information specified in sub rule 11 has been made available does not communicate his acceptance or rejection within a 72 hours of the detail been made available to him on the common portal or the time of delivery of goods whichever is earlier, it shall be deemed that he has accepted the said detail। मतलब हुआ क्या, मैं मिस्टर ए एक सेलर हूं, एक मिस्टर बी ये बायर है, मैंने इसके पास 1/4/2020 को माल बनाकर भेज दिया। अब इसको पता चले या ना चले, अगर ये 72 घंटों के अंदर इस बिल को एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, और एक्सेप्ट ना करे या रिजेक्ट ना करे तो इसे 72 घंटों बाद ये माना जाएगा डीम एक्सपेक्ट। इसका मतलब कि हो सकता है सामने वाला गलत बिल बना दे, मेरे पोर्टल पर शो हो जाए तो मुझे उसे चेक करते हुए रहना है। 72 घंटों के अंदर मैं बना लूंगा तो ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो वो मेरा डीम एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। डी मतलब होता है मान लिया गया। क्लियर है? तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर मुझे अपना पोर्टल भी बार बार देखना है कि कौन कितनी देर तक बना रहा है, कितनी देर तक नहीं बना रहा। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आज तक आपने देखा कि हमें ई वे बिल बनाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है। जब आपका ई वे बिल बनेगा वो 12 डिजिट्स का होगा, इस बात को भी ध्यान में रख लेना। क्लियर है? ओके, चलें। कुछ ऐसी भी कंडीशन है जहां ई वे बिल आपको नहीं बनाना, जैसे माल की वैल्यू अगर 50,000 से नीचे तो आपको ई वे बिल नहीं बनाना। अगर आपका गुड्स नॉन मोटर व्हीकल से जा रहा है, सर नॉन मोटर व्हीकल, अगर आपका रिक्शे से जा रहा है जिसमें मोटर नहीं है, आपका माल ठेली से जा रहा है, आपका माल बैलगाड़ी के थ्रू जा रहा है, या ऐसे कन्वेंस के थ्रू जा रहा है जिसमें मोटर शब्द ही नहीं यूज होता, तो उस केस में भी आपको ई वे बिल नहीं बनाना। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस रूल, नो ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेट। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां आपको ई वे बिल नहीं बनाना, जैसे वेयर द गुड्स बीन ट्रांसपोर्ट आर स्पेसिफाई इन एक्शन, कि आपको कुछ केस में आपको ई वे बिल नहीं बनाना, जैसे वेयर द गुड्स आर बीन ट्रांसपोर्ट बाय नॉन मोटर कन्वेंस। अगर तुम ऐसा माल बेचते हो जिसमें मोटर वर्ड का यूज नहीं होता तब आपको ई वे बिल नहीं बनाना। और साथ साथ यहाँ एक वर्ड भी लिखा, वेयर द गुड्स बीन ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाई इन एक्शन। अगर कुछ ऐसी आइटमों को बेचते हो या उसे ट्रांसपोर्ट करते हो जो एनेक्चर के अंदर आती हैं तो आपको ई वे बिल नहीं बनाना। सर ये एनेक्चर क्या है? कुछ ऐसी आइटम जिससे गवर्नमेंट डरती है, जैसे अगर आप ठीक है पेट्रोलियम बेचते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको ई वे बिल नहीं बनाना। आप अगर केरोसिन ऑयल बेचते हो तो आपको ई वे बिल नहीं बनाना। अगर आप नेचुरल या फिर कस्टल पेल्स बेचते हो तो आपको ई वे बिल नहीं बनाना। अगर आप ज्वेलरी बेच रहे हो, गोल्ड बेच रहे हो, सिल्वर बेच रहे हो, ठीक है, तो उस केस में, या फिर कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल जो इन चीजों से मिलके बनी हो, तब आपको ई वे बिल नहीं बनाना। अगर गवर्नमेंट ऐसा करने लगेगी तो लोगों की चोरी बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट अपनी गाड़ी से, अपने रेल से, अपने टेम्पो से गाड़ी को डिस्पैच कर रही है, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि आज 50 लाख करेंसी इस टेम्पो में जा रही है, चोर तो चोरी कर लेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसी चीजों पर हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्लियर है? इसके बाद अगर आप करेंसी बेच रहे हो तब भी आपको ई बिल की आवश्यकता नहीं है,
यूज पर्सन एंड हाउस होल्ड इफेक्ट, अगर आप हाउस होल्ड कोई इफेक्ट बेच रहे हो जो आपने यूज कर ली तब भी आपको ई वे बिल नहीं बनाना। तो ऐसी कुछ आइटम है जिस केस में आपको ई वे बिल नहीं बनाना। क्लियर, इन चीजों को आपको याद में रखना। चले, इसके बाद यहाँ बहुत सारी लिस्ट दे रखे, मैंने आपको बस स्पेशली वो बताई जो मार्केट के अंदर यूज होती है कि आपको कभी भी ई अगर नॉन मोटर व्हीकल से जा रहा है, सामने वाला जिद करेगा, देखो आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो, वो जिद करेगा तो आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन आप उनको कह देना कि सर अगर हम किसी नॉन मोटर व्हीकल से बेच रहे हैं और अगर उसकी डिस्टेंस नॉन मोटर व्हीकल से बेच रहे हैं तो ई बिल नहीं बनाना। माल की वैल्यू अगर 50,000 से कम है तो ई बिल नहीं बनाना। अगर मैं दिल्ली की पार्टी दिल्ली में माल बेच रहा हूँ, उसकी डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम है तो आपको ई बिल नहीं बनाना। क्लियर है, इतना आपको समझ आ गया। साथ साथ अगर आपकी करेंसी जा रही है, गोल्ड जा रहा है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस जा रहे हैं, तो उस केस में आपको ई बिल नहीं बनाना। और यहाँ भी ऐसे 14-15 कंडीशन दे रखी है जिस केस में आपको ई बिल नहीं बनाना, जिसमें आपका बहुत सारी आइटमें आपको एक एक करके पढ़नी पड़ेगी, वो मैं आपको नहीं बताना। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको ये बातें कंप्लीट होगी। अब कुछ बातें याद रखनी है कि जब तक आपका बी पार्ट जनरेट नहीं होगा आपकी ई वे बिल की कोई वैलिडिटी नहीं है, उसकी कोई भी मान्यता आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है, ठीक है, तो हमारा आज ई वे बिल कंप्लीट हो गया। आज हमें जितना आपको इंट्रोडक्शन देना था ई वे बिल से रिगार्डिंग वो सारा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। और कल हम आप लोगों के साथ आएंगे, प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम ई वे बिल के प्रैक्टिकल करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारी बिजी की पेन ड्राइव क्लासेस, टैली की पेन ड्राइव क्लासेस, एक्सेल की पेन ड्राइव क्लासेस ले सकते हैं जिसमें हमने हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कराया है। क्लियर है, तो देखने के लिए शुक्रिया।